प्रिय छात्रों, आज हम एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है और आने वाली परीक्षा में भी पूछे जाने के पूरे चांस बनते हैं इसके। तो प्रश्न है, विदेशी व्यापार क्या है, इसके लाभ, इसे अनुकूलतम बनाने के सुझाव व विशेषताएं लिखिए। विदेशी व्यापार की, तो इसमें देखना विदेशी व्यापार क्या होता है। तो देखो, दो तरह का व्यापार होता है, एक तो देसी व्यापार होता है और एक विदेशी व्यापार होता है। देसी व्यापार क्या होता है, देश की सीमाओं के अंदर जो व्यापार, आयात वस्तुओं को खरीद फरोख्त और जो भी लेन देन होता है वो हमारा देसी व्यापार कहलाएगा। और दो देशों या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, वो विदेशी व्यापार कहलाता है। तो यह बात हो रही है विदेशी व्यापार की कि विदेशी व्यापार क्या है। तो दो देशों या दो से अधिक देशों के मध्य होने वस्तुओं का आयात निर्यात विदेशी व्यापार कहलाता है। तो इसमें कुछ जो है नियम भी होते हैं और केवल वस्तुओं का भी आयात निर्यात नहीं होता है, इसके बाद सेवाओं का भी आयात निर्यात होता है और भी चीज़ों का आयात निर्यात होता है। ये सब कैसे संभव हुआ, इसको बहुत आसान बनाने का कार्य आज की हमारी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है, दूर संचार क्रांति आई है, तब से ये काम बहुत आसान हो गया है और इसको बहुत अच्छे से किया जाने लगा है। और ये इसका विदेशी व्यापार से लाभ या गुण विशेषताएं, तो पहला क्या, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है और दूसरा है औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना बढ़ती, एक दूसरे देश के संपर्क में आते हैं और आपस में सहयोग मित्रता की भावना विकसित होती है। अगला है, इसमें सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। हमारे यहाँ कोई वस्तु की शॉर्टेज है और विदेशी व्यापार ना हो तो ऐसी स्थिति में बड़ी समस्याएं उपलब्ध हो जाएंगी और ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है विदेशों से वस्तुओं का आयात करने से, या वहाँ किसी चीज़ की शॉर्टेज है तो वहाँ उन वस्तुओं का निर्यात वो लोग अपने आयात कर लेते हैं जिस देश में उपलब्ध है उससे। तो ये सब दोनों का समाधान हो जाता है। उपभोक्ताओं को लाभ होता है, वस्तु कम दामों में और ठीक सबको अच्छी गुणवत्ता की वस्तु उपलब्ध समय पर हो जाती है और उत्पादन क्षमता में सुधार होता है। एकाधिकार प्रवृत्ति पर रोक लगती, किसी एक व्यक्ति का अपना अधिकार नहीं रहता है। एक व्यक्ति का अधिकार हो तो वस्तुओं के मनमाने रेट लेगा और लोगों के साथ भेदभाव की स्थिति रखेगा। किसी को वस्तुएं मिल जाएंगी, किसी को नहीं मिलेंगी। और इसका ये प्रश्न आता है इधर, इसके सारे पॉइंटों को विस्तृत से समझ लें तो पहला है प्राकृतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। तो प्राकृतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग में देखेंगे, ऐसी स्थिति में कोई उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनकी मांग अन्य देशों में अधिक होती है और वह अपनी वस्तुओं को अधिक दामों में बेचकर अधिक लाभ कमा लेता है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं लेकिन उनका उपयोग हमारे यहाँ इतना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं और अगर अन्य देशों में उस चीज़ की मांग बढ़ जाए तो हम उन वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे और वहाँ बेचेंगे और बेचने के बाद धन की प्राप्ति होगी, वो अपने देश में, हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग होगा। तो अगला पॉइंट, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। जब औद्योगिकरण को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा, पर्याप्त कच्चा माल व तकनीकी सहयोग से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है जिससे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि जब औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा तो क्या होगा, उद्योग धंधे विकसित होंगे क्योंकि विदेशों में उस माल की आवश्यकता है तो यहाँ अधिक बनाया जाएगा और जब अधिक बनाया जाएगा तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी और उनकी आय बढ़ेगी तो वो पैसा अपना खर्च करेंगे। तो किसकी आय बढ़ेगी, देश की आय बढ़ेगी, क्योंकि देश ने सारी वस्तुओं पे कुछ ना कुछ टैक्स लगा हुआ है तो देश को क्या है, उस टैक्स की प्राप्ति होगी। तो इस तरह दोनों को लाभ हुआ। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व सद्भाव बढ़ेगा। तो वस्तुओं का आदान प्रदान करने से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देश आपस में एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, मित्रता का व्यवहार बढ़ेगा जिसका अर्थ संस्कृति व विचारों का आदान प्रदान होगा जिससे सहयोग और विश्वास में वृद्धि होगी। अगला आता है सस्ती वस्तुओं की उपलब्धि, जहां वस्तुओं की प्रतियोगिता आपस में हो जाती है। बाजार में आप देखें, कोई भी
एक वस्तु एक दुकानदार लिए बैठा हुआ है, तो वह वस्तु अपने मनमाने रेट पर बेचता है। सुबह से किसी रेट बेच रहा है और उसे लगा हमारे पास वस्तु कम है, तो और उसने देखा ग्राहक ज़्यादा हैं, तो उस वस्तु के तुरंत दाम बढ़ा लेता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर विदेशी व्यापार जब हो जाए तो कोई एक देश है वो एक सही रेट में वस्तु को उपलब्ध कराएगा। अगर वो रेट ज़्यादा मांगता है तो हम दूसरे देश से खरीद लेंगे, तो वहाँ पर रेटों की तुलना हो जाती है, तो रेट भी थोड़े ठीक रहते हैं, तो और वस्तु की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। अगला है उपभोक्ताओं को लाभ होता है। वस्तुओं की विदेशों में बिक्री होने से उत्पादक उन वस्तुओं का निर्माण अनुकूलतम परिस्थितियों में करता है, उसे अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, जिससे उसके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। उत्पादन क्षमता में सुधार। विदेशी व्यापार के कारण देश के उद्योगपतियों को हमेशा विदेशी प्रतियोगिता का भय सताता रहता है। इसलिए वे चाहते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन कम लागत में किया जाए, जिससे कि अधिक मुनाफा हो और तकनीकी सुधार करते रहें। अधिक मुनाफा होगा तो अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं बाजार में अच्छे रेटों में बिकेंगी और उससे उन्हें अधिक मुनाफा होगा। और इसका अगला पॉइंट है एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक। विदेशी प्रतियोगिता से एकाधिकार पर लगाम लग जाती है, क्योंकि वह मनमाने रेट नहीं ले सकता। अगर मनमाने, अभी हमने पहले आपको बताया, कोई मनमाने रेट वसूल करता है तो हम वस्तुएं उस देश से ना खरीद कर अन्य किसी दूसरे देश से वस्तुएं खरीदेंगे। अगला है विदेशी व्यापार को अनुकूलतम बनाने के कुछ सुझाव हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना, जिससे मांग घटने पर व्यापार अनुकूलतम की स्थिति बनी रहे। देखो बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कह रहे हैं विदेशी व्यापार को अनुकूलन। अब प्रश्न में ये जोड़ दिया जाता है कि विदेशी अलग भी आ जाता है, विदेशी व्यापार को अनुकूलतम कैसे बनाया जा सकता है। तो अनुकूलतम जो हमारे देश के संसाधन हैं उन्हें तो बहुत अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाँ जनसंख्या को अनुकूल किया जा सकता है, क्योंकि अभी लगातार जिस स्थिति से जनसंख्या बढ़ रही है देश की, तो आने वाले समय में क्या होगा इसका अनुमान अभी से नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि स्थिति बहुत ही भयानक होगी। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर हमारी सरकारों ने भी कोई बहुत ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। 70 सालें हो गई, सरकार आई चली गई, आती रहीं जाती रहीं, लेकिन जो मेन इसकी जड़ है जनसंख्या नीति, आज तक कोई भी सरकार लेकर नहीं आई, और ये लाना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा देश सुरक्षित है, हमारा समाज सुरक्षित है, वरना हम किस स्थिति में जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, और बहुत ख़राब वक्त से गुजरेंगे, क्या कुछ कहा नहीं जा सकता इस स्थिति में। लेकिन आज के समय में जनसंख्या नीति लाना बहुत अनिवार्य है, और जिससे क्या होगा, विदेशी व्यापार अनुकूल होगा, क्योंकि जितना हमें संसाधन उपलब्ध हैं और उसी के हिसाब से हम उनका उपभोग करेंगे तो हमारी स्थिति ठीक रहेगी। एक उदाहरण के तौर पर हम बताएं, कोई व्यक्ति खाने वाला है और वो 4 रोटियां खाता है, धीरे 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 उसकी 1 रोटी रह जाए, क्योंकि लोग बढ़ गए। अकेला था 4 खाता था, अब उसमें 2-3 और हो गए, लोग बढ़ गए, सबको 1-1 बट गई, तो उनका क्या होगा, स्वास्थ्य गिरता चला जाएगा, और इस तरह से एक स्थिति आएगी, बिल्कुल लुप्त होने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति ना आए। अगला, भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में व्यापार संतुलन बनाने के लिए कृषि उत्पादों को बढ़ाया जाना चाहिए। ये ठीक है, कृषि उत्पादों को लगातार बढ़ाया जाए, लेकिन अभी कई सालों से ये देखने में आया है कि बजाय कृषि उत्पाद बढ़ने के और कृषि उत्पाद घटने लगे हैं, क्योंकि कुछ जंगली जानवर हैं जिनसे खेती में बहुत अधिक नुकसान हुआ है, ये भी एक समस्या है। तो उत्पादन कम हुआ है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि किसान समय पर खाद पानी नहीं लगा पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन कोई वृद्धि बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन बहुत वृद्धि पहले की तुलना में नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में भी तो विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के ये सुझाव हैं। तो आज के लिए ये प्रश्न है विदेशी व्यापार वाला, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है और हमने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए दे दिए हैं, उसमें आप देख लें, इस प्रश्न को भी दिया गया है और ये प्रश्न तैयार कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
शेयर करें। धन्यवाद।